स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2 करना है, जिसमें हम हेडिंग लिख लेते हैं डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले कि मैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि फर्ज कर लें हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है, और फर्ज कर लें स्प्रिंग को उस तरफ हमने बांध दिया है किसी चीज से, और इस तरफ स्प्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ है और ये सारा सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यानी जब भी ये मास इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो फर्ज कर लें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वक्त मास जिस जगह पर मौजूद है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पॉइंट। तो एक तो हमने मीन पॉइंट को यहां पर डिफाइन कर दिया, जिसे हम O से जाहिर कर रहे हैं। अब फर्ज कर लें हमने इस मास को किसी एक डायरेक्शन में पुल करके छोड़ दिया और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मास वापस अपनी मेन पॉइंट की तरफ गया, इनर्शिया की वजह से नहीं रुका और आगे चला गया। इन शॉर्ट, इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अब एक बात गौर से देखें, ये बॉडी जैसे जैसे मेन पॉइंट से अवे जाता जा रहा है, इसका मेन पॉइंट से जाहिर बात है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। किसी भी खास लम्हे में एट एनी इंस्टेंट इसका मेन पॉइंट से जो भी फासला है, जितना भी ये मेन पॉइंट से दूर है, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली हमारे पास जो डेफिनेशन आ गई वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। ऑलराइट, अब जरा गौर से देखें, दोनों किनारों पर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो यहां पर कौन कौन से हैं? जाहिर बात है जितना ज्यादा से ज्यादा दूर बॉडी मेन पॉइंट से अवे जा रहा है, और वो दो किनारों पे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ए और दूसरा ए प्राइम। अब जरा गौर करें, बॉडी जब मेन पॉइंट से गुजर रहा होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, यानी मिनिमम। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, एट मीन पॉइंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको मैं यहां पर x के साथ जाहिर कर रहा हूं, वो कितना होगा? जीरो। लेकिन जिस वक्त बॉडी मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ेगा और एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा, इस वक्त जरा गौर करें, बॉडी का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। तो सबसे जो दूसरे नंबर पे जो डेफिनेशन आ गई वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पॉइंट, और एम्पलीट्यूड को मोस्टली हम एक्स नॉट से जाहिर करते हैं। तो ये दो बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही यहां पर आपके सामने रख दी। अब हम मजीद आगे बढ़ने से पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को वेव की शक्ल में भी ड्रॉ करके चेक करेंगे कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था, इसको टाइम के लिहाज से ग्राफ पे या किसी पेज पे ड्रॉ करें तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हेडिंग लिख देता हूं, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, और वो यूं कि यहां जरा गौर करें, जो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था, अब इसको हम वर्टिकल कर देते हैं, यानी इस स्प्रिंग को हमने किसी सपोर्ट के साथ सस्पेंड कर दिया है, राइट। और इस मैस के साथ हमने एक पॉइंटर लगा दिया है, कोई पेंसिल वगैरह की अरेंजमेंट कर दी है, जिसकी वजह से ये पॉइंटर पीछे लगे हुए पेज के ऊपर ड्रॉ करने के काबिल है। अब जरा गौर करें, इसकी बैक साइड पे एक पेज लगा हुआ है और उस पेज को हम क्या कर रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट यानी उस तरफ मूव करेंगे टाइम के साथ साथ।
तो सबसे पहले मैं उस पेज को मूव करवा रहा हूं, जरा गौर करें। अगर ये पीछे लगा हुआ पेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जरा गौर करें, हमें इस पॉइंटर के लिहाज से इस पेज की पोजीशन चेंज होते हुए नजर आ रही है। और मैं कह सकता हूं कि मुझे टाइम का कोऑर्डिनेट मिल रहा है। कौन सा कोऑर्डिनेट मिल रहा है? टाइम का कोऑर्डिनेट। अब जरा गौर करते जाएं, मैंने दो काम इकट्ठे करने हैं। एक तो मैंने पेज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस तरफ मूव करवाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ मैंने इस मैस को थोड़ा सा लिफ्ट किया और फिर इसको छोड़ दिया। जाहिर बात है ये अप डाउन वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। इसका मीन पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे नजर आ रहा है और एक्सट्रीम पॉइंट्स एक ऊपर एक्सट्रीम और एक नीचे एक्सट्रीम पे आपको नजर आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो बेसिकली टाइम के साथ साथ इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, यानी मीन पॉइंट से इसका फासला चेंज हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ गौर करें, पेज भी दाएं से बाएं तरफ मूव करता जा रहा है, और ये जो पॉइंटर था ये पेज के ऊपर ड्रॉ करता जा रहा है। अब देखें ये ड्रॉ कैसा कर रहा है, ये एक वेव की शक्ल ड्रॉ होती हुई हमें नजर आ रही है। और ये वेव कैसी है? ये बेसिकली मैथमेटिक्स में एक ग्राफ होता है, एक फंक्शन का ग्राफ है जिसे हम साइन फंक्शन कहते हैं। आपने ये काफी फॉर्मूलों में साइन थीटा सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। चैप्टर 3 में भी हमने साइन फंक्शन को देखा था। तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, इसीलिए इसे हम साइन कर्व भी कह सकते हैं। तो ये था वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा गौर करें, मैं इस वेव को, साइन कर्व को कुछ नाम दे देता हूं। गौर करें, शुरू में जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट कर लें वो ए है, ए से पॉजिटिव एक्सट्रीम बी, फिर नीचे सी, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम डी, और फिर ऊपर ई तक हम पहुंच गए। ये मैंने इतने हिस्से को लेबल कर लिया। अब जरा गौर करें, यहां पर कौन से दो पॉइंट्स हैं जो हमें बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? एक वो टॉप ऊपर पे बी, और एक ये डी वाला पॉइंट नीचे नेगेटिव साइड पे। और कौन से तीन पॉइंट्स हैं जो हमें बॉडी की मीन पोजीशन के बारे में बता रहे हैं? एक है ए, एक है सी, और एक है डी। इसका मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है, जिस पे तीन पॉइंट्स हम देख सकते हैं, ए, सी और ई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये उस बॉडी की मेन पॉइंट की लाइन कहलाई जा सकती है। यानी इस लाइन पर जब भी हम आएंगे, हम समझ जाएंगे कि बॉडी की इस वक्त कौन सी पोजीशन होगी, मेन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन कौन से दो पॉइंट्स हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था, पॉइंट बी और पॉइंट डी। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि बॉडी का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो गौर करें, यह ग्राफ शुरू में पॉइंट ए से बढ़ता बढ़ता बी तक जा रहा है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट आपको दिखा देता हूं, पॉइंट ए से ये पॉइंट चलता चलता बी तक जा रहा है। इस पॉइंट का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ किसी भी वक्त जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो रहा है? जरा गौर करें, जब ब्राइट स्पॉट पॉइंट बी पर पहुंच गया, यानी एक्सट्रीम पॉइंट को जो जाहिर करने वाला पॉइंट है वहां पर पहुंच गया, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम किससे जाहिर करते हैं? एक्स नॉट से। और इसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ये पहले भी मैं बात बता चुका हूं। तो ये था हमारा वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम अगली डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या मुराद है? देखिए, वाइब्रेशन का मतलब होता है एक पूरा चक्कर। अब ये वाली जो एनिमेशन आप देख रहे हैं, जिसमें वाइब्रेटिंग वर्टिकल सस्पेंडेड स्प्रिंग मैस सिस्टम भी आपको नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ बनती हुई जो वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो साइन कर्व की शक्ल में हम देख सकते हैं, ये भी हमें नजर आ रही है। तो इन दोनों को देखते हुए हम वाइब्रेशन को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इस वक्त देखें, ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये अपने मेन पॉइंट से चला, ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, फिर नीचे वाले एक्सट्रीम पॉइंट तक, और फिर वापस मेन पॉइंट पर आ गया। इस पूरे चक्कर को हम क्या बोलेंगे? वन वाइब्रेशन।
और जरा गौर करें, जब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा था तो सामने जो वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आप देख रहे हैं उसमें भी एक पूरा साइकिल बनता हुआ हमें नजर आ रहा था। ये साइकिल कहां से कहां तक है? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ई। ये पूरा एक साइकिल एक वाइब्रेशन को जाहिर कर रहा है। वाइब्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक मैंने वाइब्रेशन कवर करने का तरीका आपको क्या बताया? मीन पॉइंट से चलें, एक एक्सट्रीम पे जाएं, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएं और फिर वापस मीन पर आ जाएं। एक और मेथड भी हो सकता है कि अगर आप बॉडी को उस वक्त देखें जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर था, जैसे अभी आप देख रहे हैं बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर है, अब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर जाए और वापस इसी एक्सट्रीम पॉइंट पर आए, तो हम कह सकते हैं कि अब भी वन कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ है। चाहे वाइब्रेशन की पहली वाली डिस्क्रिप्शन देख लें, चाहे ये वाली डिस्क्रिप्शन देख लें, आप गौर से देखें, जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है तो बॉडी एम्पलीट्यूड को कितनी दफा कवर करता है? जरा गौर करें, एम्पलीट्यूड को 4 दफा कवर करता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक वाइब्रेशन के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस वो है 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। देखें, 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड्स। ये चीज भी हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या मुराद? टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी ये एक वाइब्रेशन या एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम गुजरा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? सामने मैंने हेडिंग भी लिख दी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कवर की जाने वाली वाइब्रेशंस की तादाद, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। और अगर आप वेव की शक्ल में इसको डिफाइन करना चाहें तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, राइट? और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हमने डिफाइन भी कर दिया, उसका ऐसा यूनिट भी लिख दिया। हर्ट्ज किसके इक्वल होगा? वाइब्रेशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड। ये हर्ट्ज को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशंस देखूं तो इन दोनों में उल्टा रिलेशन बनता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस को देखें तो वो बिल्कुल ये वाला रिलेशन फॉलो करती हैं। आखिरी आज की डेफिनेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे ओमेगा से जाहिर किया जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक बात याद रखें, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ इकट्ठा देखना शुरू कर दें तो फिर हम सर्कुलर मोशन की इस प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं जिसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, आपने चैप्टर 5 में भी ये बनाया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। चैप्टर 5 में हमने जब टाइम की जगह टाइम पीरियड लिखा था तो हमने ये फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा। अब इसमें जो कैपिटल टी है ये याद रखें, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, और ओमेगा क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। यानी दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि इसमें जो कैपिटल टी है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की प्रॉपर्टी टाइम पीरियड को जाहिर कर रहा है, और ओमेगा सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी वाले एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है। ये चीज आपको अगले लेक्चर में जाके बहुत अच्छे से समझ आएगी कि ये फॉर्मूला असल में कर क्या रहा है। इस फॉर्मूला में हम सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपस में रिलेट कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा गौर करें, राइट हैंड साइड पे 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी लिखा हुआ है। ये जो 1/t है इसको हम f की शक्ल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर अभी हमने ये पढ़ा। तो हमारे पास आ गया 2 पाई इंटू f। इसमें f क्या है?
फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हम मोस्टली कई दफा एफ को लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं और जो ओमेगा है इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।